हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में वित्तीय आपात को कैसे लागू किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, और साथ ही हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि वित्तीय आपात को लागू किया गया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। दरअसल में ये जो वित्तीय आपातकाल के बारे में जो अध्ययन आप कर रहे हैं उसका संबंध भारतीय संविधान के आपात उपबंधों को लेकर है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किए गए हैं। इसके पूर्व के क्लासेस में आपने अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 का अध्ययन विस्तार से किया है। जो राष्ट्रीय आपात है उसको लेकर अध्ययन किया आपने। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में आपने अध्ययन किया है। संघ शासित प्रदेशों में आपात की घोषणा कैसे की जाती है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति की क्या प्रक्रिया होती है, इन तमाम बातों को लेकर आपने अध्ययन किया है। साथ ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर कुछ रोचक तथ्य रहे, उन रोचक तथ्यों से भी आप सब अब तक परिचित हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग अनुच्छेद 360 का अध्ययन करेंगे, जिसका संबंध वित्तीय आपात से है। अपने पूर्व के क्लासेस में भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि भारत के संविधान में भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में संकटकालीन व्यवस्थाओं के सापेक्ष कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। और ऐसे ही प्रावधानों को आपात उपबंध के रूप में जानते हैं। तो इस कड़ी में आज आखिरी जो क्लास है आपात उपबंध के संदर्भ में, उसका सीधा संबंध वित्तीय आपात को लेकर है। वित्तीय आपात को समझने से पूर्व, जैसा कि हमने आपसे कहा कि संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में संकटकालीन परिस्थितियों में देश कैसे स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकता है, संकटकालीन परिस्थितियों से देश को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इन संकटमय परिस्थिति में राष्ट्र कैसे संबल बना रह सकता है, इसको लेकर प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वास्तव में 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम में भी आपात उपबंध सम्मिलित किए गए थे। और इसी 1935 के अधिनियम के आधार पर, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया अधिनियम है, उस दौरान आपात उपबंधों का प्रयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। उसी को आधार बनाकर भारत के वर्तमान संविधान में भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ये इसका स्रोत है। और यहीं से इंस्पायर्ड होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में संकटकालीन परिस्थिति में शासन को सुचारू करने के उद्देश्य से संकटकालीन परिस्थिति में शासन की व्यवस्था निरंतरता के साथ क्रियान्वित होती रहे, इसको लेकर आपात उपबंध निर्धारित किए गए हैं। तो कहने का आशय कि ये ऐसे उपबंध हैं जो केंद्र को किसी भी असामान्य परिस्थिति से निपटने को सबल बनाता है। अगर देश में कोई असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो हमारी जो संघीय सरकार है वो कैसे उससे निपट सकती है, निपटने में उसकी सक्षमता को निर्धारित करने के लिए ही आपात उपबंध का प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। इन आपात उपबंधों को शामिल करने के पीछे जो मुख्य अवधारणा रही है, जो मुख्य वजह है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एकता है,
भारत की जो अखंडता है और खासकर भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सदैव निरंतर बनी रहे। और इतना ही नहीं, संविधान की सुरक्षा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है। तो संविधान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंध किए गए हैं। अपने पूर्व क्लासेस में भी हमने आपसे चर्चा किया था कि संविधान में जो आपात उपबंध हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसको हम राज्य आपात के रूप में भी संबोधित करते हैं, राज्य आपात भी कहते हैं, और तीसरा है वित्तीय आपात। ये तीनों ऐसे आपात उपबंध हैं जिनको लेकर संविधान में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यदि आप राष्ट्रीय आपात की बात करें, जैसे पूर्व क्लास में आपने इसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है, काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 352 में निर्धारित किए गए हैं। और इसी प्रकार अगर हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करें, राज्यों में आपात की बात करें, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रावधान हैं वे संविधान के अनुच्छेद 356 में निर्धारित किए गए। और इसी कड़ी में जो तीसरा आपात उपबंध संविधान में निर्धारित किए गए हैं, उसका संदर्भ वित्तीय आपात से है। वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 360 में निर्धारित है। तो आज का जो अध्ययन आपका है वित्तीय आपात को लेकर है, यानी आर्टिकल 360 में जो वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, हम उनका विश्लेषण करेंगे। और यहाँ पर हमने समराइज वे में दिखा दिया है कि संविधान में जो आपात उपबंध हैं, ये जो 3 आपात उपबंध हैं, ये तीनों किस रूप में स्थापित हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और इसी कड़ी में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, 3 प्रकार के आपात उपबंध भारत के संविधान में अंतर्निहित है। तो इनमें आपने राष्ट्रीय आपात के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर आपने बहुत ही बेहतर ढंग से अध्ययन को आगे बढ़ाया है। आज अंतिम कड़ी में हम लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, वित्तीय आपात को लेकर हमारा संविधान किन प्रावधानों को निर्धारित करता है। हमारे संविधान में वित्तीय आपात के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वास्तव में अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय आपातकाल को परिभाषित करता है। वित्तीय आपातकाल को लागू करने संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। और यदि हम आर्टिकल 360 का अध्ययन करें तो इस संदर्भ में हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 360 में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। जब भी वित्तीय स्थिति असामान्य रूप से व्यक्त की जा रही हो, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब हम लोग इस समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है उसके आधार क्या हो सकते हैं, किन आधारों के उपलब्ध होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो वित्तीय आपात की घोषणा से संबंधित जो आधार हैं, इन आधारों को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में जो पहला आधार है वह है कि जब देश में वित्त की असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, या तो संपूर्ण संघ के स्तर पर या फिर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या किसी राज्य में, भारत के किसी भाग में यदि वित्त की असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो या राष्ट्रपति इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि संपूर्ण भारतीय संघ के स्तर पर
भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत के किसी राज्य में किसी भी भाग में यदि वित्त सामान्य अवस्था में नहीं है, ऐसी विषम परिस्थिति में वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। उद्घोषणा का आधार क्या होगा? तो या तो वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, भारत की जो वित्तीय साख है, क्रेडिट है, यदि वह खराब हो रहा हो, क्रेडिट में कमी आ रही हो, साख की स्थिति अच्छी नहीं हो, साख ही संकट में हो, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो धाराशायी हो रही है, चरमरा गई हो, या फिर आर्थिक मंदी बहुत नीचे चली गई हो, देश आर्थिक मंदी के हालात में पहुंच गया हो और वह भी आर्थिक मंदी लगातार नीचे की ओर जा रही हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि देश को चलाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो। तो इनमें से कोई भी एक कारण यदि उपलब्ध है तो इसी को आधार बनाकर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो इसको बहुत ही बेहतर ढंग से आप सबको समझने की आवश्यकता होगी। अब हम ये देखें कि यदि राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा की है तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति अपने विवेक से राष्ट्रीय स्तर पर या किसी राज्य के स्तर पर या देश के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? क्या उसके पास ऐसी सक्षमता है? तो वास्तव में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने के लिए सरकार का परामर्श आवश्यक है। जब तक मंत्रिमंडल का परामर्श राष्ट्रपति को प्रेषित नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर या भारत के किसी भी भाग में वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता है। कहने का हमारा आशय है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा अपने विवेक के प्रयोग के आधार पर नहीं करता है, बल्कि इसके लिए परामर्श की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये परामर्श कहाँ से आएगा? ये परामर्श मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के इसी परामर्श के आधार पर, मंत्रिमंडल के ऐसे ही परामर्श को स्वीकार करते हुए वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जब भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है तो ऐसी उद्घोषणा मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। और वैसे भी आप सब ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों को लेकर। हमने इसके पहले भी काफ़ी चर्चा किया है आप सबसे कि राष्ट्रपति के पास भारत में सभी प्रकार के कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां उपलब्ध हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53। लेकिन आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 इन कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियों के प्रयोग करने के संदर्भ में एक बंधन को निर्धारित कर देता है, इसके लिमिटेशन को तय कर देता है और ये निर्धारित कर देता है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा, उसके परामर्श के आधार पर करेगा। तो यहाँ पर बिना परामर्श के राष्ट्रपति अपने अधिकार शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। दूसरी बात क्या है? एक प्रश्न ये भी जहन में होता है कि ठीक है, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया, क्या इस प्रकार की उद्घोषणा संसदीय सहमति के अधीन है? क्या इस प्रकार की उद्घोषणा के सापेक्ष संसद की सहमति लेना अनिवार्य होगा? तो निश्चित रूप से, जैसा कि इसके पहले भी आपने चाहे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अध्ययन किया या राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर आपने अध्ययन किया
यदि ऐसी उद्घोषणा की गई है तो संसदीय सहमति अनिवार्यता ली जाती है। राष्ट्रीय आपात के बारे में आपने अध्ययन किया, उसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो उस तिथि से 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। और यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया हो, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया हो, तो इस प्रकार के उद्घोषणा के 2 माह के अंदर संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में आज हम लोग वित्तीय आपात के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की उद्घोषणा किया हो तो ऐसी उद्घोषणा की जाने की तिथि से 2 माह के अंदर संसद की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है। यानी राष्ट्रपति ने जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा की है, ऐसी उद्घोषणा संसद की सहमति के बिना अधिकतम 2 माह तक प्रचलन में रह सकती है। लेकिन 2 माह के अंदर यदि संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए इससे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार यदि संसदीय अनुमोदन वित्तीय आपात को प्राप्त हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। कहने का हमारा आशय है कि उद्घोषणा की जो अवधि है, वित्तीय आपात कितने समय तक लागू रह सकता है, यदि हम इसका विश्लेषण करें तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को संसद ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की उद्घोषणा को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं तय है। अधिकतम कितने अवधि के लिए वित्तीय आपात की उद्घोषणा को प्रचलन में बनाए रखा जा सकता है, इसको लेकर किसी पीरियड का, किसी टाइम का निर्धारण नहीं किया गया है। अनिश्चित काल तक इस प्रकार की उद्घोषणा को बनाए रखा जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा की है उसका विस्तार कहां से कहां तक होता है। हालांकि पहले भी हमने चर्चा की है इस संदर्भ में। यदि हम एक बार फिर से इसका विश्लेषण करें, कहा जा सकता है कि वित्तीय आपात का जो क्षेत्र है, उसका जो विस्तार है, उसके क्रियान्वित जिन क्षेत्रों तक होती है वो या तो संपूर्ण भारत का जो संघीय क्षेत्र है, संपूर्ण भारत का जो राज्य क्षेत्र है, वहाँ तक इसका विस्तार हो सकता है, या फिर कोई राज्य जो प्रभावित है, जहाँ पर वित्तीय साख का संकट उत्पन्न हो चुका हो या जहाँ पर वित्त की असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, ऐसे राज्य में ही केवल वित्तीय आपात को लागू किया सकता है। इसको बहुत सिंपल वे में समझिए। वित्तीय आपात को या तो संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में या किसी राज्य में क्रियान्वित किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि वित्तीय आपात की घोषणा को भारत के संपूर्ण भाग में एक साथ लागू कर दिया जाए। किया भी जा सकता है और नहीं तो केवल प्रभावित वाले भाग में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अब यह भी जानना होगा आप लोगों को कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को कैसे समाप्त किया जा सकता है, वित्तीय आपात को कैसे वापस लिया जा सकता है, कैसे उसकी समाप्ति संभव हो सकती है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह एक नई उद्घोषणा के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। जब भी राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाता है कि देश में या देश के प्रभावित भाग में जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, वित्त की जो असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, यदि अब वह सामान्य हो चुका है
तो किसी भी वक्त, किसी भी समय राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। यह राष्ट्रपति के पास अपना अधिकार है। यदि राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले लिया है तो इस प्रकार की उद्घोषणा की वापसी को लेकर संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का आशय है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के संदर्भ में यदि वापस लिया गया हो तो बिना संसदीय अनुमोदन के ही इसकी क्रियान्विति संभव हो जाती है। वित्तीय आपात समाप्त हो जाता है और उसकी समाप्ति को लेकर अब आगे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है। एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए कोई दूसरी उद्घोषणा नहीं किया हो। संसद को लगता है कि जिन कारणों को लेकर वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई थी, वित्तीय आपात को लागू किया गया था, वो परिस्थितियां अब नहीं है, वित्त की सामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में यदि लोकसभा वित्तीय आपात की उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय ले ले, निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी यदि, कहने का हमारा आशय कि यदि लोकसभा वित्तीय आपात की उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को निरस्त कर देती है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात को समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी उद्घोषणा वह तत्काल प्रभाव से करता है। एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर रखा है तो क्या इस प्रकार की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जा सकता है? क्या इस प्रकार की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? 100% बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय आपात संबंधी उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा का विषय है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। यानी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा किया है वह सही है या गलत है, क्या ऐसा किया जाना आवश्यक था। तो ये तमाम बातें जो है न्यायपालिका के स्तर पर विवेचित की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात को क्रियान्वित किया गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है। तो बड़ा फख्र होता है, और विशेषकर भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की नौबत नहीं आई। अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। प्रावधान भले ही भारत के संविधान में है, लेकिन यह एक ऐसा प्रावधान है जिसकी क्रियान्विति अब तक संभव नहीं हुई है। अनुच्छेद 360 से संबंधित वित्तीय आपात की उद्घोषणा आज तक संविधान के लागू होने से लेकर आज तक एक बार भी नहीं की गई है। जबकि इसके पहले आपने राष्ट्रीय आपात के बारे में अध्ययन किया तो कम से कम 3 बार उसका प्रयोग हो चुका है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 132 बार कम से कम हो चुका है। लेकिन जो वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में हैं, संविधान के प्रवर्तन में आने से लेकर आज तक, यानी 75 साल व्यतीत हो चुके हैं, अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उद्घोषणा को प्रभावी नहीं किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से एक समय ऐसा भी आया था जब देश में वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं चर्चा कर रहा हूँ 1991 का जो
काल था, 1991 का जो समय था, उस समय भारत में वित्त की स्थिति बहुत ही खराब अवस्था में चली गई थी। यहाँ तक कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, जो भी विश्व स्तर के जो बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, भारत को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थी। भारत में जबरदस्त मुद्रा का संकट था, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का भंडार खाली हो चुका था। जब कोई भी एजेंसी भारत को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ रही थी, तो अंततः, क्योंकि पैसे की दरकार तो होती ही होती है, वित्त की आवश्यकता तो होती ही होती है, भारत को अपना सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। वहाँ से धन गिरवी रखकर जो धन की प्राप्ति हुई थी, वहाँ से हमने अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करना प्रारंभ किया। और आज बड़ा गर्व होता है, 1991 से लेकर 2024 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल को प्राप्त किया है। हमारी छोटी सी अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया, पूरे देश को आश्वस्त किया है कि इनका जो तीसरा टर्म होगा, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व स्तर पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने जा रही है। तो ये गौरव का क्षण होगा जब भारत पूरे विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने को स्थापित कर लेगा। कहने का हमारा आशय है कि जब भारत में अर्थव्यवस्था नित्य नई बुलंदियों की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर वित्त की असमान स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिलहाल निकट भविष्य में कहीं भी ऐसी परिस्थितियाँ उभर कर सामने आने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है, उसको लेकर कोई प्रश्न किया जाए, या भारत का जो वित्तीय साख है, उसके गिरने की फिलहाल कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की आवश्यकता अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें अध्ययन करना है कि जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई हो, उस उद्घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का सबसे बड़ा प्रभाव अगर आप देखें, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया गया, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो वित्त के क्षेत्र में जाता है। वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव होता है, पूरे संघीय स्तर पर प्रभाव होता है, राज्यों के स्तर पर इसका प्रभाव होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से प्रभावित होता है, उपराष्ट्रपति के ऊपर जाता है प्रभाव, इसका CAG के ऊपर प्रभाव जाता है। जितने भी संवैधानिक नियुक्तियां हैं या जितने भी हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं, सब के ऊपर वित्तीय आपात का प्रभाव पहुंचता है, उससे सब के सब प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि इसका वास्तविक प्रभाव कहाँ कहाँ पर जाता है, भारत की संचित निधि पर इसका प्रभाव जाता है, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम भारत की संचित निधि कहते हैं, भारत की संचित निधि से धन की निकासी करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। कारण कि संचित निधि पर संसद का ही नियंत्रण होता है और संसद की सहमति के बिना संचित निधि से 1 रुपये भी धन की निकासी नहीं हो सकती है। परंतु यदि अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया गया हो, वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई हो, तो इस प्रकार की उद्घोषणा का एक बड़ा प्रभाव संचित निधि से धन की निकासी के संदर्भ में देखने को मिलता है। जब अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है तो एक बड़ा प्रभाव संचित निधि के ऊपर पड़ता है। आमतौर पर संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है और संसद की सहमति के बिना धन की निकासी नहीं की जा सकती है। जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई हो, राष्ट्रपति के पास एक बड़ा अधिकार होता है कि वह संचित निधि से धन की निकासी पर रोक लगाने की घोषणा कर सकता है। वो संचित निधि से
धन की निकासी पर प्रतिबंध लगा सकता है, उस पर वो रोक लगाने का अधिकार रखता है। वो निर्देश दे सकता है कि संचित निधि से धन की निकासी नहीं होगी। तो एक प्रभाव तो संचित निधि पर आपने देखा। दूसरा प्रभाव राज्यों पर यदि आप देखें तो वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं उसका विस्तार राज्यों तक हो जाता है। वित्तीय मामलों में क्या होता है इसमें कि वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो जाता है, और जब केंद्र का अधिकार राज्यों के वित्तीय मामले में होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में वित्तीय हस्तक्षेप करने में सक्षम हो जाती है। किसी भी राज्य में वित्त के मामले में केंद्र राज्यों को हस्तक्षेपित कर सकता है। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य के वित्त के संदर्भ में हस्तक्षेप कर सकता है, उसे आदेशित कर सकता है, उसे निर्देशित कर सकता है, और साथ ही यह आदेश दे सकता है कि वे आवश्यक समझे जाने पर वित्तीय कटौती करें। अगर केंद्र को लगता है कि राज्य के वित्तीय मामले में कटौती करने की आवश्यकता है तो इस प्रकार का आदेश राज्य को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्यों के प्रभाव के संदर्भ में आप देख रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि वित्तीय आपात का प्रभाव विधेयकों पर क्या पड़ता है। धन विधेयक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वित्त विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो बजट है बजट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव खासकर जो राज्यों के बजट है, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित के जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है उस पर विशेष रूप से इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक को केंद्र सरकार के स्तर पर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति को आवश्यक किया जा सकता है। इसको फिर समझिएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य की विधायिका के द्वारा जो धन विधेयक पारित किए गए हैं, वित्त विधेयक पारित किए गए हैं, या फिर राज्य का बजट जो पारित किया गया है उसे राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए अग्रसारित किया जा सकता है। यानी राज्य विधायिका ने धन विधेयक को पारित किया, वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे प्राप्त नहीं हो जाती है। राज्य सूची के विषय पर कोई वित्त विधेयक लाया गया, वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति की संस्तुति नहीं प्राप्त हो जाती है। या राज्य का जो बजट है वो तब तक क्रियान्वित नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकार नहीं कर ले। तो राज्य का जो विधेयक है, खासकर जो वित्तीय मामलों से जुड़े हुए जो विधेयक हैं, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। तो विधेयकों पर भी वित्तीय आपात का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यदि हम वेतन भत्तों के मामले में वित्तीय आपात के प्रभाव क्या पड़ते हैं इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पर वेतन भत्ते, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, या फिर आप न्यायाधीशों को देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, सबके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। सीएजी, उसके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। निर्वाचन आयोग, उसके जो सदस्य हैं, उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और इसके साथ ही चाहे वो संघ सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सभी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है यदि अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है। तो वित्तीय आपात की घोषणा का ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि वित्तीय आपात से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या है, वित्तीय आपात को लागू करने के आधार क्या हैं,
वित्तीय आपात को लागू करने की प्रक्रियाएं क्या हैं, संसदीय अनुमोदन की स्थिति क्या होती है, और यदि वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, समग्रता के साथ आप लोगों ने अध्ययन किया। तो इस कड़ी का आज, चूँकि आप अब तक जो अध्ययन कर रहे थे वो भारत के संविधान में जो आपात उपबंध किए गए हैं, आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, उनका आप लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इस कड़ी में आज ये अंतिम अध्ययन था। हमारा अध्ययन अन्य विषयों पर भी जारी रहेगा। भारत की राज्य व्यवस्था को लेकर आप अध्ययन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको लेकर अध्ययन कर रहे हैं, गवर्नेंस वाले भाग को लेकर आप सब अध्ययन कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। तो यह अध्ययन का जो हमारा क्रम है वो आगे जारी रहेगा। यहाँ पर अंतिम कड़ी का मतलब केवल और केवल आपात उपबंधों को लेकर है, जिनकी चर्चा भारत के संविधान में की गई है, यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 से संबंधित जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को लेकर हमने आपसे कहा कि आज क्लास जो है वो अंतिम क्लास है। इसके बाद हम अन्य विषयों को उठाते रहेंगे। जो अन्य प्रावधान भारत के संविधान में है वो निरंतर आप तक पहुंचता रहेगा, उसका विश्लेषण जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से हम लोग समवेत होंगे और किसी नए विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।